नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। वर्तमान समय में पेपर लीक की घटनाएं बिल्कुल आम हो गई हैं और एक के बाद एग्जाम्स के सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। सरकारें तमाम जतन कर रही हैं पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन वो विफल साबित हो रही हैं और जो पेपर लीक की घटना में शामिल लोग हैं वो भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं और जो पकड़ में भी आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इस विषय में कोई निष्कर्ष सामने निकल कर आता हुआ नहीं दिखाई देता। सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बार बार चुन के आती हैं, युवाओं के भविष्य की बात करती हैं, नौकरी की बात करती हैं, पढ़ाई की बात करती हैं और ये तक कहती हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगी। लेकिन ये वादा सिर्फ वादा ही बन के रह जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे एक शेर याद आता है कि क्या अब भी तुम्हारी फितरत पहले जैसी है या अब तुम बदल गए हो? क्या अब भी वफा का वादा करके बेवफाई करते हो या अब तुम सुधर गए हो? तो सरकारों के लिए है कि हर बार वादा करती हैं, क्या ये सच बात है कि उनका वादा सही साबित हो रहा है और वो अपने वादे पर खरे उतरती हैं? तो अभी क्या हुआ है कि जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं तमाम, आप देखेंगे कि ये नीट का भी परीक्षा हुआ था। नीट की परीक्षा में क्या हुआ कि धांधली हुई और बच्चों ने आरोप लगाया कि धांधली हो रही है, धांधली हुई है, क्योंकि जिस मात्रा में इस बार टॉपर्स निकले हैं 720 अंक, यानी कि पूरी तरह से 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की आबादी इस कदर बढ़ी है कि वो कोई भी संदेह की स्थिति में आ जाएगा, कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या यह पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुआ है? और ऐसी ही बातें, ऐसी ही चिंताएं छात्रों के मन में उपजी और देखा गया कि बिहार भूमि पर या फिर गुजरात के क्षेत्र में पेपर लीक की घटनाएं और पेपर लीक से जुड़े हुए तार नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी इन तक बात पहुंचती है ना, तो ये सिरे से नकार देते हैं कि पेपर लीक की कोई भी घटना इनके संज्ञान में नहीं आई है। ये हैं हमारे मंत्री जी। जब पूरा देश चीख रहा, चिल्ला रहा, 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, 24 लाख बच्चे एक स्वर में बोल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, पेपर लीक हो गया है हमारे एग्जाम का, आप इस पर जांच बैठाइए, इस पर विचार कीजिए। उसी दरमियान क्या करते हैं हमारे मंत्री जी, कहते हैं कि पेपर लीक से संबंधित कोई भी सूचना उनके समक्ष नहीं पहुंची है। तो ये तनाव का विषय इनके लिए है। खैर, जांच आगे बढ़ती है। जांच आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि देखिए, ये नीट जो परीक्षा पेपर लीक है उसमें शामिल जो आरोपी हैं, जो प्रथम दृष्टया आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मुंह छिपाते हुए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये है, ये दोनों तस्वीरें पटना के जो आरोपी हैं, नीट परीक्षा के मामले में धांधली करने के आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि जैसे ही नीट की परीक्षा का धांधली की बात सामने आती है, निकलकर सामने आती है, उसके जस्ट बाद होता है एनटीए द्वारा ही कंडक्ट कराया हुआ किसका, तो नेट परीक्षा, और नेट परीक्षा का भी पेपर लीक हो जाता है। और इसके साथ ही एनटीए द्वारा ही सीयूईटी का जो पीजी का परीक्षा होता है, जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में नामांकन के लिए परीक्षा होता है, उसकी जो अवधि है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, उस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाता है ना। तो ये गंभीरता को दिखाता है कि कितनी गंभीर समस्या है और लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये परीक्षा कि धांधली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो किसी स्टेट की बात कर लें, वो कोई भी स्टेट हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य अछूता नहीं रह गया है ना। तो इसके साथ में क्या होता है कि अभी देखिए कि 7 सालों का ये आंकड़ा है ना, 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले आए हैं। ये टोटल क्या है, 7 सालों का 15 स्टेट्स के आंकड़े हैं ये, और जिसमें 1.7 करोड़ है ना,
जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो प्रभावित हुए हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये इसकी गंभीरता को दर्शाता है, पेपर लीक की गंभीरता को दर्शाता है कि कितने मास लेवल पर आबादी इससे प्रभावित होती है। और इसी प्रभाव को देखते हुए, इसी प्रभावकारिता के बृहद रूप को देखते हुए, और हाल ही में हुए घटना नीट और नेट के परीक्षा में हुए धांधली को देखते हुए, आनन फानन में जो केंद्र सरकार है वो सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू करती है ना। ये अब इसके बारे में जाने तो पहले तो ये क्या है, कब लागू हुआ, तो ये फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे, तो लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास कर दिया गया फरवरी में ही। और साथ में ही फरवरी में ही इसके बाद से राष्ट्रपति के पास पहुंचा और उन्होंने फरवरी में ही स्वीकृति दे दी इसको। आप जानते हैं कि कैसे कानून बनता है, तो हम किसी भी सदन में विधेयक को, बिल को प्रस्तुत करते हैं, वो चाहे लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा, उसके बाद से यहाँ के बहुमत से पास होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पहुँचता है। जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं ये कानून बन जाता है, और जिस दिन से सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है, नोटिफाई हो जाता है, उस दिन से वो लागू हो जाता है। तो ये तो पास तो हो चुका था फरवरी में ही, फरवरी 2024 में ही, है ना, पास हो चुका था, लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया था। तो नोटिफाई कब होता है, तो 21 जून को, ये जब मामला गर्म था काफी, 21 जून 2024 को, तो सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार इसको लागू कर देती है। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, कुछ परीक्षाओं के नाम मैं आगे बताऊंगा, उनमें होने वाली धांधली को रोकने का प्रोविजंस करता है, प्रावधान करता है। तो कौन कौन से परीक्षा है उसको देख लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा करवाया जाता है, यूपीएससी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, तो यूपीएससी जो भी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस चुने जाते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, या फिर एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, तमाम एग्जाम्स जो भी यूपीएससी कंडक्ट करता है ये इसको अप्लाई करता है। एसएससी जो सेंट्रल लेवल का है, कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं, उसके परीक्षा इसमें शामिल होते हैं। रेलवे द्वारा किया गया कोई भी परीक्षा और बैंकिंग भर्ती परीक्षा भी शामिल होता है। उसके साथ साथ एनटीए जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा, और इसी को कह सकते हैं प्रोवोक करने वाला कि इतना जल्दी में 21 जून को ही लागू किया गया ये कानून। तो एनटीए द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित करवाए जाएंगे ये सारे इस कानून के दायरे में आएंगे। और उसके साथ साथ भविष्य में क्या हो सकता है कि सरकार किसी अन्य परीक्षा को भी इसके अंतर्गत डाल सकती है, या फिर सरकार के डिपार्टमेंट के अंतर्गत करवाए जा रहे जो भी परीक्षा हैं वो भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। तो इस अधिनियम के दायरे में ये तमाम आ जाते हैं। अब ये समझते हैं कि प्रावधान क्या है इसमें। तो प्रावधान मेनली है, अगर प्रावधान की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति है जो पाया जाता है किसमें, धांधली में, तो उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर संगठित तौर पर कोई अपराध किया जाता है, संगठित तरीके से एग्जामों में धांधली करवाई जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक के सजा का प्रावधान है, प्लस 1 करोड़ रुपया के जुर्माने का प्रावधान करता है। तो मिला जुला कहा जाए तो काफी कठोर कानून बनाया गया है सरकार द्वारा, है ना। और जरूरी भी इसलिए था कि कोई भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा कोई भी अधिनियम, ऐसा एक्ट नहीं था जिसके माध्यम से परीक्षा में होने वाले धांधलियों को रोका जा सके या फिर विनियमित किया जा सके। हालांकि आईपीसी के सेक्शंस में कई ऐसे प्रावधान थे जिसके माध्यम से कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन टारगेटेड रूप से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से संबंधित ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं था।
है ना। ये तो हो गया कि मोटा मोटी विधेयक क्या था, किस लिए लाया गया, तो परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए लाया गया मेनली। और धांधली को डिफाइन कैसे करता है ये, तो धांधली को जो वर्तमान समय में भी धांधली जो भी है कि किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति आरोपी होगा, अपराधी होगा धांधली में, है ना। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई भी शामिल, कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर है अगर टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड है तो इसे माना जाएगा कि पेपर लीक की स्थिति हुई है, या फिर तकनीकी रूप से कोई भी गड़बड़ी निकलती है, जो भी तकनीक के स्तर पे कोई भी गड़बड़ी निकलती है जिससे ये संभावना है, संदेह है कि पेपर लीक की घटना हुई होगी, है ना। तो ये भी क्या है, तो पेपर लीक की स्थितियां हैं। मोटा मोटी जो भी आप सोचते समझते हैं पेपर लीक से संबंधित, चाहे वो पेपर समय से पहले आ जाना, या फिर पेपर जिस तह में पैक होके आया है, जिस रैपर में पैक होके आया है वो पेपर फटा हुआ हो, या फिर जो तकनीकी गड़बड़ियां हों, आप सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उसमें किसी तरह का धांधली के भी संकेत मिलते हैं, तो तमाम विषयों को इस धांधली के रूप में शामिल किया गया है। इसको माना जाता है कि धांधली है। हालांकि अब देखते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में इस कितना प्रभावी है और क्या क्या इससे संबंधित मुद्दे हैं, आलोचना क्या विषय हैं। तो आलोचना का विषय अगर देखा जाए तो सबसे पहला आलोचना का विषय यह है कि ये केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत परीक्षाओं पर ज्यादा केंद्रित है ना। केंद्रीकृत परीक्षाओं से क्या मतलब, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किए गए जितने भी परीक्षा हैं उसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है ना। जबकि आप देखेंगे कि यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जो स्टेट लेवल के एग्जाम करवाते हैं, उत्तराखंड हो, तमाम स्टेट्स जो स्टेट लेवल के एग्जाम करवाते हैं उसमें धांधली के ज्यादा मामले देखने को आते हैं, और उन एग्जामों की संख्या भी ज्यादा है तुलनात्मक रूप से। जो केंद्र सरकार जो एग्जाम कराती है उनकी तुलना में स्टेट के अंतर्गत किए जा रहे जितने भी एग्जाम हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और उनमें धांधली के भी ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि केंद्रीकृत है, परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है कि जांच पूरी करने के कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि अगर कोई मामला पेपर लीक की स्थिति में आता है ना, पेपर लीक हुआ है तो कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, है ना। ये बहुत भारत में कानूनी रूप से अदालती कार्रवाई के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई भी अदालत में मामला पहुंचता है तो उसका निपटारा कब होगा कोई नहीं जानता है। बहुत संभव है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल या फिर आपकी उम्र ही समाप्त हो जाए, लेकिन मामले का हल नहीं निकलता है। तो ये बहुत बड़ा तनाव का विषय था कि जिस प्रकार से महत्व है एग्जाम का, जितने मास लेवल पर, जितने बड़े स्तर पर छात्र एग्जाम में भागीदारी होते हैं, भागीदारी लेते हैं, उस स्तर पर इसमें प्रोविजंस नहीं किए गए हैं कि भैया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंतर्गत आप रिपोर्ट सौंपिए और इसका फास्ट ट्रैक मोड में सुनवाई हो। तो वैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और जो अंतरिम उपाय हैं उसके दिशा निर्देश किस तरह का नहीं दिया गया है। अर्थात अगर कोई पेपर लीक हो जाता है, ठीक, तो पेपर लीक और जांच के बीच का जो गैप है, पेपर लीक हो गया, आज संज्ञान में आ गया और जांच सौंप दी गई, मान लीजिए किसी भी अथॉरिटी को, सीबीआई को सौंप दी गई जांच, लेकिन वो जांच के बीच की जो अवधि है उस दरमियान क्या होगा ये कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, उसका अभाव है। जैसे वर्तमान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी नीट का परीक्षा हुआ, ये स्पष्ट हो गई कि धांधली हुई है और आरोपी पकड़े गए, मतलब आरोपियों पर जांच चल रही है, कुछ पकड़े भी गए हैं, पूछताछ चल रही है, सीबीआई के पास ये मामला है। लेकिन जब छात्र जो हैं वो कोर्ट में पहुंचते हैं, न्यायालय में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो परीक्षा से बच्चे पास हुए हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उस पर रोक लगा दीजिए, तो उस पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि हम रोक नहीं लगा सकते, है ना।
हम रोक नहीं लगा सकते, काउंसलिंग पैरेलली चलते रहेगा और जांच भी चलते रहेगा। तो अपेक्षा की जा रही थी इस कानून से कि इस कानून के अंतर्गत ऐसे दिशा निर्देश हों कि वो जो टाइम पीरियड है उसमें सभी के हितों का ख्याल रखा जाए। अब सोचिए, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ के आया हो, जिस बच्चे के साथ धांधली का डायरेक्टली प्रभाव पड़ा हो और वो बच्चा सिलेक्शन से बाहर हो गया हो, उस पर क्या बीतेगी, है ना। तो वैसी स्थिति में एक दिशा निर्देश होना चाहिए था कि काउंसलिंग को स्थगित किया जाएगा, है ना, या फिर कोई और भी प्रोविजंस हो सकते हैं, जबकि इसका अभाव है। साथ ही इसमें छात्रों को क्या है, जवाबदेही से छूट के प्रावधान किए दिया गया है। यानी कि अगर कोई छात्र जो है वैसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, धांधली की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उनको ऐसी स्थिति में छूट दिया गया है। ये पहली नजर में ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कानून उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। मान लीजिए कि जिम्मेदारी दी गई है किसी व्यक्ति को परीक्षा कंडक्ट कराने की, है ना, और वो किसी भी जो संस्था को मिला है जिम्मेदारी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, वहां का वो हेड है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। तो क्या करेगा कि अगर वहां उसके सेंटर से पेपर लीक हो जाता है, ठीक, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी? कि अगर उसने पर्याप्त प्रयास किए हो पेपर लीक को रोकने के लिए, या फिर यह वो साबित कर दे, वो व्यक्ति साबित कर दे कि उसके गैर जानकारी में, उसके जानकारी में नहीं बात ये थी कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहाँ हुआ, है ना, और उसने पर्याप्त ये किया था, प्रबंध किया था कि पेपर लीक ना हो। जैसे कि लिखा गया है, कानून उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो यह साबित कर सकते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने पर्याप्त प्रयास किया था कि भाई ये अपराध ना हो, लेकिन फिर भी हो गया। तो ये लूप होल्स हैं, इसका फायदा उठा के जितने प्रभावशाली लोग हैं ना, हर बार बचेंगे। ये हर कानून में होता है। और ये क्या करता है प्रोविजंस, मेनली आपने देखा कि दंड की बात करता है, सुधार की बात नहीं करता कि एग्जाम में रिफॉर्म कैसे लाया जाए, क्या ऐसे पद्धति अपनाया जाए जिसके माध्यम से ऐसी घटनाएं रुक जाएं, कंट्रोल में आए। लेकिन ये सिर्फ दंड की बात करता है। तो ये थोड़ा अजीब और क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ आप दंड के नाम पे दंड दिखा के आप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको। आपको एक प्रॉपर खाका, एक तरीका बनाना होगा जिसके माध्यम से कोई भी एग्जाम संपादित हो। जैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है यूपीएससी, लेकिन उसके पेपर लीक के मामले नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि पेपर लीक नहीं होता होगा, नहीं जानकारी है, मुझे नहीं पता कि पेपर लीक होता है वहां पे। और जहां तक मेरा विश्वास और अंतरात्मा कहती है कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान कभी पेपर लीक नहीं कर सकती। तो भैया वो भी तो एग्जाम कंडक्ट कराती है, समय समय पर बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन उसका पेपर लीक नहीं होता। लेकिन बाकी सारे आयोग का पेपर लीक हो जाता है। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी से ट्रेनिंग ली जाए। ऐसी यूपीएससी कौन सी पद्धति अपनाती है जिसके माध्यम से पेपर लीक को कंट्रोल करके रखी है? आज तक उस पर आक्षेप नहीं लगा कि भैया आपका पेपर लीक हो गया था, है ना। तो ऐसा क्या खास बात है? और ये देखिए, कानून तो इनसे पहले स्टेट्स में भी था, जैसे कि राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। तमाम स्टेट में पेपर लीक के खिलाफ और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ राज्य स्तर पर कानून है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कानून जो है अप्रभावी हैं, प्रभावी नहीं है। और पेपर लीक की घटनाएं उन स्टेटों में भी उतने ही ढले से दिखती हैं जितने के बाकी स्टेट्स में। तो इसको क्या समझा जाए? ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, लेकिन बहुत संभव है कि ध्यान भटकाने वाली स्थिति हो सकती है। जैसा कि आप देखेंगे कि फरवरी में तो ये पास हो चुका था विधेयक, लेकिन अभी 21 जून को ही लागू किया गया। तो बहुत संभव है कि सरकारें एग्जाम में धांधली को रोकने के स्थान पर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं कि भाई मैं काम तो कर ही रहा हूं। और कई बार तो ये लगता है कि जो सरकार में शामिल लोग हैं, चाहे वो नेतागण हो सकते हैं या अधिकारीगण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वही एग्जामों में धांधली के लिए जिम्मेदार हैं। और सरकारें कानून बना के और आंखों पे पट्टी बांध के उनको ढूंढती हैं कि कहाँ गए धांधली करने वाले। और धांधली करने वाले उनके बगल में खड़े होते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, आगे खड़े होते हैं, और उन्हें दिखाई नहीं देता।
या फिर देखना नहीं चाहती हैं। बहुत संभव है कि देखना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी, उनका भी पार्टी फंड उन्हीं से तो आ रहा है ना। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम स्टेट्स भी ऐसे कानून बना चुके हैं और खासा उसका प्रभाव नहीं दिखता है पेपर लीक रोकने में, उसका महत्व नहीं दिखता उन कानूनों का। तो समय ही बताएगा कि ये केंद्र सरकार का जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है वो कितना प्रभावी होता है और कितने एग्जामों को ठीक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाता है, ये तो समय ही बताएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।